मेरे पापा आज भी मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में भूत नहीं होते, आत्माएं नहीं होती है। पर मैं आज भी इन सब चीज़ों से डरता हूँ, क्योंकि पापा ने नहीं, पर मैंने उन्हें देखा है। मैंने उन्हें अपने आसपास महसूस किया है। कहानी तब की है जब मैं 12 साल का था। तब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ा करता था। एक दिन अचानक ही मेरी दादी की मौत हो गई, और फिर मेरी दादी की मौत के बाद उनका एक बड़ा सा बंगला खाली पड़ा हुआ था। मैंने घर वालों को कई बार दादी के बारे में बात करते सुना था कि दादी के आखिरी दिनों में उन्हें अजीब अजीब एहसास होने लगे थे, अजीब अजीब लोग दिखाई देते थे, और इसके चलते ही उन पर इलाज चल रहा था। पर इलाज का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ, और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। मौत भी इतनी दर्दनाक कि कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपने खुद के ही हाथों के नाखून चबाकर निकाले थे। वो अपने आप को ही खाने लगी थी। जब उनकी मौत की खबर आई तो हम सब दादी के बंगले में गए थे। तब मुझे पापा ने उनके कमरे के अंदर आने से मना किया था, पर वहां से जाते जाते मैंने एक झलक देख ली। दादी ने अपने आप को ही एक रस्सी से बांध रखा था और अपने खुद के शरीर के अंग को चबा चुकी थी। सब तरफ खून ही खून फैला हुआ था। और फिर उनका अंतिम संस्कार कर हम सब वापस अपने घर चले आए। तब मैंने रास्ते में पापा से पूछा कि पापा, दादी को क्या हुआ था? पर पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा, पापा, मैंने देखा कि दादी के आसपास सब तरफ खून ही खून था और उनके मुंह में दांत भी नहीं थे। अपने खुद के दांत भी उन्होंने चबाकर खाए थे क्या? तब पापा ने बस इतना ही कहा, दादी बहुत ज्यादा बीमार थी, बस इतना ही जानना तुम्हारे लिए काफी है। इससे आगे अब कोई सवाल नहीं। तो मैं चुपचाप बैठा रहा, पर रात भर मैं दादी की मौत के बारे में सोच रहा था। जहां तक मुझे पता है, वो किसी को भी उस बंगले में आने नहीं देती थी। उसे अकेले रहना ही पसंद था। जब तक दादाजी थे हम वहां आया जाया करते थे, पर दादाजी की मौत को अब 5 साल हो चुके थे, और तब से दादी ने किसी को भी उस बंगले के अंदर आने नहीं दिया था। पापा भी बहुत कम बार ही वहां जाते थे, वो भी दादी के इलाज के सिलसिले में अगर जाना पड़े तो, वरना वो भी उस बंगले में जाना टालते थे। और फिर दादी की मौत के बाद उनकी जायदाद मेरे पिताजी के नाम हो गई। तब पापा के पास अपना एक छोटा सा मकान था, और उनके ऑफिस के लिए और दादी की वजह से हम सबको उस मकान में रहना पड़ता था। दादी की मौत के बाद हम सभी दादी के उस बंगले में शिफ्ट हो गए, पर वहां जाने के बाद न जाने क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं आसपास ज्यादा लोग थे, नहीं वहां कोई मेरा दोस्त था। आसपास बस 2 या 3 मकान थे, पर बाकी वहां सब एकदम शांत होता था। बहुत ही सुनसान इलाका था। ऐसा लगता था जैसे हम किसी मैयत पर आए हैं। रात तो इतनी अजीब होती थी कि एकदम भयानक सन्नाटा हो जाता था। एक दिन दोपहर में उसी बंगले में खेल रहा था। अपने हाथ में एक खिलौने की गाड़ी लेकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था। ऐसा करते करते कब मैं बंगले के पिछले वाले हिस्से में चला गया, मुझे भी पता नहीं चला। पर वहां जाकर मैंने देखा कि मेरे सामने एक दरवाजा था, जो कि लाल रंग का था। मुझे वो थोड़ा अजीब लगा। इतने दिनों से मैंने ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं देखा था। बंगले में बाकी सारे दरवाजों का रंग एक जैसा था, जो कि बंगले की दीवारों से मेल खाता था, पर पूरे बंगले में ये एक ही दरवाजा ऐसा था जो कि लाल रंग का था। कुछ देर तक मैं बस उस दरवाजों को देखता रहा, और फिर मुझे लगा जैसे वो दरवाजा मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैंने आसपास देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और फिर मैं उस दरवाजे के पास चला गया। मैंने उस दरवाजे के नॉब को घुमाकर उसे खोलना चाहा, पर वो इतना जाम था कि खुल ही नहीं रहा था। मुझे लगा शायद मेरी ताकत कम पड़ रही है। मैंने कुछ देर तक उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, और तभी मुझे अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। कोई चीज बहुत जोर से गिरी थी, पर तब वो आवाज सुनकर मैं बहुत डर गया, और डर के पीछे हट गया और दौड़कर बंगले के आगे वाले हिस्से में चला गया। उस वक्त बंगले में बस मैं और मेरी मां थी। मुझे डरा हुआ देख मेरी मां ने मुझसे पूछा भी कि क्या हुआ, पर मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, और मैं अपने कमरे में चला गया। उस बंगले में मुझे बस एक बात अच्छी लगती थी
कि इस बंगले में पुराने मकान से ज्यादा कमरे थे। पुराने मकान में हम सबको एक ही कमरे में सोना पड़ता था, पर यहां मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए एक अलग से कमरा तैयार किया था, जहां मैं पढ़ाई करता था, रात रात भर अकेले ही खेलता रहता था और अकेले ही सोता था। मम्मी पापा कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे। इसके बाद कुछ 1 या 2 दिन ऐसे ही गुजर गए और एक रात मैं अपने कमरे की लाइट बंद कर मेरे बिस्तर में अपने टॉयज को लेकर खेल रहा था कि मैंने देखा कि मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे से एक तेज रोशनी अंदर आ रही थी और उस रोशनी में किसी के पैरों की परछाई नजर आ रही थी। मुझे लगा कि शायद पापा होंगे, देखने आए होंगे कि मैं अभी तक सोया हूं या नहीं। तो मैंने सारे टॉय छुपा दिए और सोने का नाटक करने लगा। पर फिर मैंने छुप कर देखा तो सब बिल्कुल वैसा का वैसा था, बस वो पैर यहां वहां चल रहे थे। मेरे कमरे के बाहर कोई तो था जो कमरे के अंदर आना चाहता था। कुछ देर में बस देखता रहा और फिर मैंने पापा को आवाज दी, पापा। वो 2 पैर ठीक मेरे कमरे के दरवाजे के सामने रुक गए और अचानक ही दौड़कर पीछे की ओर चले गए, बंगले के पीछे के हिस्से की ओर। मैं अपने बिस्तर में उठकर दरवाजे के पास चला गया और मैंने धीरे से दरवाजा खोला। पहले मैंने धीरे से बाहर झांक कर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। फिर मैंने बाहर जाकर दाएं बाएं देखा तो जो रोशनी मैंने थोड़ी देर पहले दरवाजे के बाहर देखी थी, बिल्कुल वैसी ही रोशनी मुझे उस बंगले के पिछले हिस्से में नजर आने लगी। तो मैं बंगले के पिछले हिस्से में चला गया। जब मैं वहां जा रहा था तो रोशनी बहुत कम होती चली जा रही थी। धीमी इस रोशनी में मुझे बस वो लाल रंग का दरवाजा दिखाई पड़ रहा था। तभी मुझे किसी की खुसफुसाहट भरी आवाज सुनाई देने लगी। मुझे पता था कि हो ना हो ये आवाज उस दरवाजे के पीछे से आ रही है। मैं हल्के कदमों के साथ आगे बढ़ा और अपना एक कान उस दरवाजे पर लगाया और तभी मुझे एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मैं बहुत डर गया और भागते हुए अपने कमरे में जाकर सो गया। उस रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई, क्योंकि बार बार मुझे मेरे कमरे के बाहर किसी के पैर चलते हुए सुनाई दे रहे थे। सुबह होने पर नाश्ते के वक्त मैंने पापा से पूछा भी, पापा क्या कल रात आप मेरे कमरे के बाहर थे? तो उन्होंने कहा, नहीं तो बेटा, कल तो मैं जल्दी सो गया था। तो फिर मैंने मम्मी से वही सवाल किया तो मम्मी का भी सेम वही जवाब आया। अब मैं इस बात से हैरान था कि हम तीनों के अलावा इस घर में और कोई रहता ही नहीं था, और अगर रात को जिन पैरों को मैंने देखा था वो अगर मम्मी पापा के नहीं थे तो मतलब उस लाल दरवाजे के पीछे जरूर कोई है। मैंने पापा को फिर से पूछा, पापा बंगले के पीछे वो लाल रंग का दरवाजा है, उसके पीछे कोई रहता है क्या? मैंने कल रात वहां किसी को बात करते सुना। तो पापा हैरान नजरों से मुझे देखने लगे और कहा, किस लाल दरवाजे की बात कर रहे हो? मैंने कहा, वही जो मेरे कमरे के कुछ ही आगे की ओर है, बंगले के पिछले वाले हिस्से में। तो उन्होंने कहा, मैंने तो आज तक ऐसा कोई दरवाजा नहीं देखा, चलो दिखाओ मुझे। और वो मुझे अपने साथ बंगले के पिछले हिस्से में ले गए। जब मैं उस पिछले हिस्से में पहुंचा तो मैं बहुत ही चौंक गया, क्योंकि वहां कोई लाल रंग का दरवाजा ही नहीं था। लाल रंग का ही नहीं बल्कि कोई भी दरवाजा नहीं था, एक बड़ी सी दीवार थी बस। तब पापा ने पूछा, कहां है दरवाजा बेटा? पर अब मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे सामने कोई दरवाजा ही नहीं था। मैंने अपनी बात को सुलझाते हुए कहा, पापा शायद मैंने कल रात बहुत बुरा सपना देखा होगा और उसके बुरे असर की वजह से मुझे अभी तक लग रहा है कि यहां दरवाजा है। तो मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा सपने सपने होते हैं, उन्हें तभी के तभी भुला देना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें हाँ कहा और फिर अपने कमरे में चला गया। मैंने किसी तरह अपने आप को समझाया कि शायद कल रात मैंने जो भी देखा वो बस मेरा वहम था, और मैं तैयारी कर अपने स्कूल चला गया। पर दिन भर मैं बस यही सोचता रहा कि जिस चीज की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया वो झूठ कैसे हो सकती है। उस दिन के बाद कई बार मेरा ध्यान उस दीवार की ओर जाता था जहां मैंने वो लाल दरवाजा देखा था। उस दीवार को देखते ही मुझे लगता कि यहां कुछ तो अजीब है। मैं जानता था कि हमारे घर में कोई चीज है जिसके होने का एहसास सिर्फ और सिर्फ मुझे है।
जिसे मैंने महसूस किया है, जिसके पैर मैंने देखे हैं। पर अगले कुछ दिनों तक कोई भी अजीब घटना नहीं घटी। सब जैसे ठीक ठाक था। और कुछ दिनों बाद एक रात मैं सो रहा था तो दोबारा मुझे उस चीज के होने का एहसास हुआ। मैंने फिर किसी के कदमों की आहट सुनी और मेरी नींद टूट गई। मैं उठकर अपने बिस्तर में बैठ गया। तब मैंने किसी को भागकर बंगले के पीछे की ओर जाते हुए सुना। इस बार मैं देखना चाहता था कि मैंने जो देखा वो सब झूठ था या फिर सच। और मैंने अपने साथ एक सीटी ली और मैं अपने कमरे से बाहर चला गया। अगर कुछ भी गलत लगा तो मैं उसी वक्त सीटी बजाकर घर वालों को जगा सकता था। बाहर जाते ही मैंने देखा कि आज फिर वही धीमी धीमी रोशनी नजर आ रही है। मैं एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाई जा रहा था। जैसे ही मैं पिछले हिस्से में पहुंचा, मैंने देखा कि वो लाल रंग का दरवाजा वही था, पर आज वो खुला हुआ था। पर उसके अंदर क्या था कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे की इस तरफ धीमी रोशनी थी तो उस तरफ काला घना अंधेरा था। पर फिर भी मैं आगे बढ़ता हुआ उस दरवाजे के पास गया और मैं अंदर झांक कर देखने की कोशिश करने लगा। तब मैंने देखा कि एक छोटा सा हाथ रेंगते हुए उस दरवाजे के बाहर आ रहा है। वो देख मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए और मैं सीटी बजाने ही वाला था कि वो हाथ उछलकर मेरी तरफ आया और आकर मेरे मुंह पर चिपक गया। वो बस एक हाथ था, टूटा हुआ, सड़ा गला हुआ। अब तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। न तो मैं ठीक से सांस ले पा रहा था और न ही बोल पा रहा था। मैंने ताकत लगाकर उस हाथ को अपने मुंह से अलग करना चाहा, पर मैं जितनी ताकत लगाता वो और जोर से चिपक जाता था। आखिरकार मैंने पूरी ताकत से उस हाथ को झटक दिया और जोर जोर से सीटी बजाते हुए चिल्लाने लगा ताकि मम्मी पापा दौड़कर अपने कमरे से बाहर आ जाए और इस दरवाजे को खोल दे। तभी मम्मी पापा भागते हुए ही मेरे पास आए और मुझे हिलाकर पूछने लगे, क्या हुआ राजू, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? तब मैं उन्हें देखकर बहुत चौंक गया, क्योंकि जब मेरी मम्मी पापा मुझे हिला रहे थे तब मैं अपने ही बिस्तर में था। मैंने आसपास देखा तो वहां न कोई दरवाजा था और न ही कोई हाथ। मैं बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। मेरा पूरा बदन पसीने से लबालब हो चुका था। आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी इतनी बुरी हालत देख वो मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गए। मुझे यकीन हो चला था कि इस घर में कुछ तो अजीब बात है, जो मेरे सामने तो आ रही है पर मेरे घर वालों के सामने नहीं आ रही। उस रात भी डर के मारे मैं सो नहीं सका। उस रात मैंने रात भर एक हाथ को खिड़की के बाहर कांच पर रेंगते हुए देखा, बस एक हाथ, टूटा हुआ। दूसरे दिन पापा मुझे अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास ले गए। उन्होंने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में कुछ सवाल पूछे तो मैंने उन्हें जो जो मेरे साथ हुआ था और जो जो मैंने देखा था वो सब सच बता दिया। वो बंगला, वो लाल दरवाज़ा और आखिर में वो हाथ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रात को कितनी देर सोते हो? मैंने कहा पता नहीं, बस 2 से ढाई घंटे। कभी कभी तो इतना डर लगता है कि नींद भी नहीं आती। तो उनके दोस्त ने मेरे कुछ मेडिकल टेस्ट किया और कहा कि ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बच्चा है, ऐसे डरावने सपने आते रहते हैं और बच्चे बहुत डर जाते हैं। काफ़ी दिनों से ठीक से सोया नहीं है तो उस वजह से दिमाग पर स्ट्रेस आया होगा। वो डॉक्टर भी मेरी बात को समझ नहीं पाया और उन्होंने कुछ दवाइयाँ देकर मुझे अपने घर भेज दिया। उसी शाम मैं अपने कमरे में खेल रहा था। तब मैंने देखा कि पास के एक मकान में एक बड़ा सा कुत्ता था। वो हमारे बंगले की ओर देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। कुछ ही देर में उस कुत्ते का मालिक उसकी आवाज से परेशान होकर घर से बाहर आया और कुत्ते को खींचते हुए घर के अंदर ले गया। कुछ देर के लिए सब शांत हो गया, पर अचानक ही फिर से वो कुत्ता अपने आप को छुड़ाकर दौड़कर हमारे बंगले के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और फिर से बंगले की ओर देख जोर जोर से भौंकने लगा। बड़ी अजीब बात थी। उस वक्त मैंने फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनी, पर मैंने अब उन सब चीजों को नजरअंदाज करना ही ठीक समझा और मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। रात खाना खाने के बाद मैं अपनी दवाइयां खाकर सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे फिर एक बार पास के मकान के कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। यार क्या मुसीबत है, एक तो पहले ही मुझे नींद नहीं आ रही और अब ऊपर से ये कुत्ता बीच रात भौंक के जा रहा है। मैं बहुत ही परेशान हो गया था। उस आवाज़ से मेरी नींद ही खराब हो गई थी। मैं उठकर खिड़की में चला गया और सोचा कि कुछ चीज़ उसे फेंक कर मारूं। उस वक्त भी वो कुत्ता हमारे मकान को देख ही भौंक रहा था।
रात में वो आवाज भी इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि नींद आना मुश्किल था। मुझे अंदर ही अंदर उस कुत्ते पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से गुस्से में मैंने एक टूटा हुआ खिलौना उस कुत्ते की ओर फेंका। तब तो वो और जोर जोर से भौंकने लगा और मैंने गुस्से में अपने आप से कहा, अरे यार क्या पागल कुत्ता है, भौंके ही जा रहा है। जी तो करता है कि जाकर उस कुत्ते को मार दूं। पर मेरा ऐसा कहते ही कुछ ही सेकंड्स में वो अचानक ही शांत हो गया। वो कुत्ता अब भी हमारे बंगले की ओर देख रहा था, पर अब वो भौंक नहीं रहा था। अब वो डरा हुआ लग रहा था और डरकर वो भी घर के अंदर चला गया और मैंने फिर किसी के कदमों की आवाज सुनी। मैं भी थोड़ा डरा हुआ था, पर मैं जाकर अपने बिस्तर में सो गया। उसके अगले ही दिन मैं जब शाम को अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा कि पापा बंगले के बाहर गार्डन में कुछ काम कर रहे थे। उनके हाथ में छुरा था शायद, और उससे वो जमीन में गड्ढा कर रहे थे। तभी मुझे गराज से कुछ आवाज सुनाई देने लगी, तो वहां कोई था जो कुछ काम कर रहा था। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने फिर घूमकर ठीक से उस आदमी की तरफ देखा। वो भी पापा ही थे। मैंने फिर गार्डन की तरफ देखा, वहां पर भी पापा ही थे, पर अब मुझे देख वो मुझे बाहर आने का इशारा कर रहे थे। मैंने दोनों तरफ देखा, दोनों तरफ पापा ही थे। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। तब जो इंसान गार्डन में गड्ढा खोद रहा था उसने अपने हाथ का छुरा उठाकर मुझे दिखाया। उस पर खून लगा हुआ था और फिर अजीब तरह से हंसते हुए वो फिर जमीन में छुरा घोंपने लगा। तब मैंने ठीक से देखा तो वो हमारे पास वाले घर में जो कुत्ता था उसे चाकू से मार रहा था। वो छुरा जमीन में नहीं बल्कि उस कुत्ते के शरीर में घोंप रहा था। उसके हाथ में अब उस कुत्ते की गर्दन थी। उस इंसान ने कुत्ते की कटी हुई गर्दन को उठाकर मुझे दिखाया और फिर अजीब तरह से घूरते हुए वह हंसने लगा। वो देख मैं जोर से चिल्लाया तो गराज में जो मेरे पापा थे वो दौड़कर मेरे खिड़की के पास आए और उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, चिल्लाए क्यों? मैंने उन्हें गार्डन की ओर इशारा करते हुए कहा, वो वहां वहां कोई है। और बस इतना ही कहकर डर के मारे मैं रोने लगा। पापा ने भी देखा कि वहां एक कुत्ता मरा पड़ा था। तभी मम्मी मेरे कमरे में आई और वो देख डर गई। उसने मुझे अपने सीने से लिपट लिया। तब तक पापा ने एक बड़ा सा कपड़ा लिया और उस कुत्ते को ढक दिया और वो दौड़कर ही घर के अंदर आए। मेरे पास आने ही वाले थे कि मैं उनसे दूर जाकर खड़ा हो गया और मैंने उनसे कहा, आपने उस कुत्ते को मार दिया। उन्होंने चौंकते हुए कहा, मैंने? मुझे तो पता भी नहीं। अरे मैं तो गराज में काम कर रहा था बेटा। मैंने तो जब तुम्हारी आवाज सुनी तब देखा कि वहां क्या हुआ है। मैंने फिर उन्हें कहा, हाँ मतलब आपने नहीं मारा, मतलब आपने ही मारा है, मैंने खुद देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि किसने मारा है। कैसा अजीब सा भ्रम था कि मैं उन्हें कुछ भी ठीक से बता नहीं सकता था, पर मैं बार बार एक ही बात को दोहराए जा रहा था कि आपने ही उस कुत्ते को मारा है, पर आपने नहीं मारा। पता नहीं उन्हें मेरी बात समझ में आई भी या नहीं, पर वो मुझे फिर अगले दिन अपने डॉक्टर दोस्त के पास लेकर चले गए। मैं जानता था कि जो भी मैं देख रहा हूं वो मेरा भ्रम नहीं है, इसलिए दवाइयों का मुझ पर कुछ भी असर नहीं होने वाला। पापा को लगता था कि किसी चीज का मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। शायद ये बिल्कुल वैसा था जैसे मेरे दादी के साथ हो रहा था। इस बार मैंने डॉक्टर को ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर अब दिमागी मरीज के तौर पर मेरा इलाज शुरू हो चुका था। उस दिन के बाद मैं बहुत अकेला अकेला रहने लगा था। अब मुझे कुछ चीजें साफ साफ नजर आने लगी थी। अब वो पैर देर तक मेरे कमरे के बाहर खड़े हुए दिखाई देते थे। दरवाजा कई बार खुलता और बंद हो जाता। उसकी आवाज मुझे बार बार सुनाई देती थी। मैंने अपने कमरे से कई बार छुपकर देखा था कि उस दरवाजे से कई काले साए निकल आते थे और यहां वहां घूमते रहते। उनकी आहट से कई बार मेरी नींद टूट जाती थी। कई काली परछाइयों को मैंने अपने कमरे की दीवारों पर छिपकली की तरह रेंगते हुए देखा था। वो बस मुझे घूरते रहते थे और मैं डर के मारे अपना सर चद्दर के अंदर छुपा लेता था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कभी कभी तो ऐसा एहसास होता था कि कोई धीरे धीरे से मेरे सिर के चद्दर को खींच रहा है
और जब मैं आंख खोलता तो मुझे छत पर कोई काला साया लहराता हुआ दिखाई देता था। मैं बहुत छोटा था, चाहकर भी मैं विरोध नहीं कर सकता था। पिछले 2 महीनों से यही सब चलता आ रहा था। वो सब चीजें मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। पापा मुझे नींद की गोली देकर अपने कमरे में निकल जाते, पर उसके बावजूद मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मैंने एक दो बार पापा को यह बात बताने की कोशिश की, पर हर बार उन्होंने मेरी बात को टाल दिया, यह कहते हुए कि वो भूत प्रेत ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करते हैं और न ही भूत प्रेत होते हैं। मैं अब बहुत डरा डरा सा रहने लगा था। रोज रोज मुझे मेरे कमरे से बाहर किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती थी, कभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती, पर मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उन सब का कैसे सामना करूं। और एक रात मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं उस रात उठकर बैठ गया और सोचा कि मैं अब उस दरवाजे के अंदर जाकर ही रहूंगा और देखूंगा कि अंदर वहां क्या है। मैंने जैसे ही पैरों की आवाज सुनी, मैं फिर एक बार उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे मैं उस दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा पूरा खुला हुआ था। मैंने एक बार अपने आसपास देखा और बिना कुछ सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर चला गया। वहां बस अंधेरा ही अंधेरा था। दूर कहीं सामने मुझे एक रोशनी सी दिखाई दे रही थी, पर वो मुझसे बहुत दूर थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ही मैं वहां पहुंच पाता, पर फिर भी मैं आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो आप? मुझे उस अंधेरे से फिर से वो आवाज आई। मैं तुम्हारा दादा हूं। ये दूसरी दुनिया का रास्ता है। ये रास्ता जिंदा इंसानों के लिए नहीं है। यहां मरे हुए लोग रहते हैं, उनकी आत्माएं रहती है। उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें वापस जाने नहीं देंगे। ये अंधेरा ही उनका साम्राज्य है। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम यहां नहीं रुक सकते। तुम्हें यहां से जाना होगा बेटा। मुझे पता नहीं था कि वो आवाज किसकी है, क्योंकि मेरे दादाजी मेरे बचपन में ही गुजर चुके थे। मैंने न तो उन्हें ठीक से देखा था और न ही सुना था, पर उस आवाज में एक तरह का भरोसा था। दादाजी, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कुछ अजीब चीजें देखी है, अजीब आवाजें सुनी है। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं जानता हूं मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारे कमरे के बाहर यहां वहां घूमता रहता हूं। उन्हें तुमसे दूर रखने की कोशिश करता हूं, पर वो बहुत खतरनाक है। तो मैंने फिर उनसे पूछा, क्या उस दिन उस कुत्ते को आपने मारा था? और जवाब आया, नहीं, मैंने नहीं मारा। वो बहुत ही खतरनाक साया है जो कि तुम पर कब्जा करना चाहता है। तुम्हारे जरिए वो तुम्हारी दुनिया में आना चाहता है और इसीलिए वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा डर उसकी ताकत है। तुम्हें तुम्हारी दुनिया में रहकर उसका सामना करना होगा। अब चले जाओ यहां से। वो सब तुम्हें देख रहे हैं। वो तुम्हारी आवाज को सुन सकते हैं और वो तुम्हारी तरफ ही बढ़ते चले आ रहे हैं। निकल जाओ, निकल जाओ दरवाजे के पार, उस तरफ तुम्हारी दुनिया में। उनकी बात सुनकर मैं तेजी से दरवाजे के इस पार आ गया, पर इस पार आते ही मैंने उस रोशनी को बुझते हुए देखा। और तब मैंने उस बुझती हुई रोशनी में कई सारे डरावने चेहरे देखे, जो कि अजीब अजीब तरह से मुझे घूर रहे थे, और वो भी मेरी तरफ आगे ही बढ़ रहे थे। मैंने झट से उस दरवाजे को लगा दिया और अपने कमरे में चला गया। मुझे अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था कि मैंने बहुत ही बुरी चीजें देखी थी, पर मेरे दादाजी खुद रात रात मेरी रक्षा करते थे। मतलब कमरे के बाहर जो पैर मैंने देखे थे वो मेरे दादाजी के थे। उसके 2 ही दिन बाद मैं दोपहर के वक्त अपने कमरे में बैठ पढ़ाई कर रहा था। मम्मी ने मेरे कमरे के पास आकर कहा कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ सब्जी वगैरह लेनी है, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। तो मैंने बस हाँ में अपना सर हिलाया और उन्हें ठीक है कहा। मम्मी के बाहर जाते ही पूरा बंगला एकदम से जैसे शांत सा हो गया। ऐसा मैंने पहली बार देखा था।
इतना सन्नाटा तो रात को होता था। तब मुझे पहले तो पानी टपकने की आवाज सुनाई देने लगी। लगा कि शायद मम्मी नल को ठीक से बंद करना भूल गई होगी, पर अगले कुछ ही देर में मुझे कुछ खटखटाहट सी सुनाई दी। मैंने कान देकर वो आवाज सुनी तो वो आवाज किचन से ही आ रही थी। मम्मी तो अभी 5 मिनट पहले ही बाहर गई थी, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मैं उठकर किचन की ओर चला गया। मैंने किचन के अंदर देखा तो मम्मी तो सब्जियां काट रही थी। तो मैंने मम्मी को आवाज दी, मम्मी आप जल्दी वापस आ गई। पर मम्मी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस सब्जियां काटती जा रही थी। मैं समझ गया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं किचन के अंदर नहीं गया और एक बार फिर बाहर से आवाज दी, मम्मी मम्मी। पर फिर भी कोई आवाज नहीं आई और मेरी आवाज को सुनकर वो औरत अजीब तरह से सब्जियों और फलों को काटने लगी, जैसे कोई किसी का खून करता है। वो छुरी को उन सब्जियों में घोंप रही थी, न कि उन्हें काट रही थी। मैंने फिर हिम्मत कर पूछा, क्या आप मेरी मम्मी हो? और मेरे इस सवाल के बाद अचानक ही वो रुक गई। कुछ देर तक वो वैसे ही खड़ी रही, बिना कुछ हलचल किए, बिना किसी आवाज के। ये मेरी मम्मी नहीं थी, कोई और ही थी। मैंने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और किचन के दरवाजे का नॉब पकड़कर दरवाजे को बंद करने लगा। पर उस हल्की सी आवाज से ही उस औरत ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और उसे देखते ही मैं उछलकर पीछे गिर पड़ा, क्योंकि उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था। चेहरे की जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा था। वो औरत अपने हाथ में छुरा लेकर चिल्लाते हुए मेरे तरफ दौड़ने लगी। मैं भी लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा, पर तब तक उस औरत ने मुझ पर हमला कर दिया। बहुत डरावनी चीज थी वो। उसका कोई चेहरा ही नहीं था, हाथ के नाखून नहीं थे, पूरा बदन काला पड़ा हुआ था। मैं जैसे तैसे खुद को उसके वार से बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथों पर पैरों पर कई सारे जख्म हो गए थे। उसने अपने उस गंदे हाथ से मेरे चेहरे को कुरेदना चाहा, पर मैंने किसी तरह अपने आप को उस भूत की चंगुल से छुड़ा लिया और लड़खड़ाते हुए भागकर सीधा बंगले के बाहर चला गया। मेरे बाहर जाते ही वो साया दरवाजे के अंदर ही रुक गया और अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हुए अजीब तरह से हंसते हुए मुझे घूरने लगा। मुझे रोज रोज की इन सब चीजों से बहुत डर लगने लगा था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं सच में ही पागल हो जाऊं। मेरे शरीर पर कई सारे जख्म बन चुके थे। तभी पीछे से मेरी मम्मी गेट के पास आई। उन्हें देखते ही मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे इस बंगले में नहीं रहना है। कुछ भी करो, पर मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो। मेरी मां को मुझ पर तरस आ रहा था। मेरी हालत देख वो भी बहुत डर गई। फिर वो मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। मेरे सारे जख्मों पर पट्टी लगाने के बाद हम वापस घर आए। मेरी मां ने मुझे समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश की। बस आज का दिन, पापा घर आते ही हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। पर मैं उस घर के अंदर जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि पापा कभी भी मेरी बात को नहीं मानेंगे। तो मेरी मम्मी ने जाकर पहले तो पापा को फोन किया और पापा आने तक मैं और मेरी मम्मी हम दोनों पड़ोस के घर में ही रुक गए। तब मेरे पड़ोस में एक पति पत्नी रहा करते थे। ये उनका ही घर था जिनके कुत्ते की मौत हो चुकी थी। बातों बातों में मेरी माँ ने उन्हें मेरी दिमागी हालत के बारे में बताया और कैसे मुझे कुछ दिखाई देता है और मैं डर जाता हूँ ये भी बताया। उन्हें लगा कि तब मैं सो रहा हूँ, पर मैं उनकी सारी बातें सुन रहा था। तब पड़ोसी आदमी ने धीमी आवाज में मेरी मां से कहा, आप बड़ी हो, समझदार हो, पर मेरी बात मानो तो उस बंगले को छोड़कर कहीं और चले जाओ। तुम्हारा बेटा झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा है। आपकी सास यानी इसकी दादी की भी उनके आखिरी दिनों में ऐसी ही हालत हुई थी। उन्हें भी लोग दिखाई पड़ते थे, आवाजें सुनाई देती थी। उनका कहना था कि उस घर में बुरी ताकतें बसती है। मेरे कुत्ते को भी वो बुरी आत्माएं दिखाई पड़ती थी, इसलिए तो वो रात रात तुम्हारे बंगले की ओर देखकर भौंकता रहता था। उसकी मौत कोई हादसा नहीं है। मैं जानता हूं ये उन्हीं में से किसी एक बुरी आत्मा का काम है। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें इसके बारे में पता चले। दादी को हमने कई बार चीखते चिल्लाते हुए सुना था। वो रात रात भर चिल्लाती रहती थी
कि चले जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे घर से, ये मेरा घर है। शायद इसलिए वो किसी को भी उस बंगले के अंदर आने नहीं देती थी। तब मेरी माँ ने उनसे पूछा, अगर आपकी बात सच है तो मैं आज ही इनसे कहकर उस मकान की पूजा या शांति ऐसा कुछ करने को कहती हूं। तो उस पड़ोसी ने उसी गंभीरता से कहा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी पूजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम्हारी दादी ने क्या कुछ नहीं किया, सब तरह के तौर तरीके आजमाए, हर बाबा तांत्रिक को बुलाकर देखा, पर किसी का कुछ असर नहीं हुआ। आखिरकार थककर उन्होंने अपने आप को उन बुरी ताकतों के हवाले कर दिया। और ये तो बच्चा है, कितने दिन तक लड़ पाएगा? इसे खोने से अच्छा है कि मकान छोड़कर कहीं और चले जाओ। कुछ देर बाद मेरे पापा घर आए। तब माँ ने उन्हें मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताया और पड़ोसी ने जो भी बताया था वो भी बताया, पर मेरे पापा उस बात को मानने को राजी ही नहीं थे। पर आखिरकार मेरी माँ की जिद की वजह से वो उस घर को छोड़ने को राजी हो गए। वो एक आखिरी रात मैं अपने पापा मम्मी के साथ उनके कमरे में सोया था। उस रात भी मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, किसी के हंसने की, चलने की आहट सुनी। पता नहीं कि वो दादाजी थे या कोई और था। वो आखिरी रात थी जब मैं ठीक से सो नहीं पाया था। उसके अगले दिन घर शिफ्ट होने तक मेरे पापा ने मुझे मेरे चाचा के घर छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में हम हमारे पुराने मकान में शिफ्ट हो गए। पर मेरे पापा आज भी मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते हैं, आत्माएं नहीं होती है। पर मैं आज भी इन सब चीज़ों से डरता हूं, क्योंकि पापा ने नहीं, पर मैंने उन्हें देखा है। मैंने उन्हें अपने आसपास महसूस किया है। वो होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं।